अमेरिका। और सीधा रुख करते हैं झारखंड के गढ़वा का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। ये तब है जब झारखंड में जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे, जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास
जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे, तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला। अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस वालों ने आपको गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया है। केंद्र की हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए। 16 लाख कितने? 16 लाख गरीबों के घर कितने? यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है भाई। और ये घर किसको मिले? एससी, एसटी, ओबीसी, जिनके पास पक्का घर नहीं था, ऐसे मेरे एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को मैंने काम किया है। करीब 1,15,000 घर तो यहां ये हमारे गढ़वा जिले के गरीब परिवारों को मिले हैं। अब आप कह रहे थे कि यहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, वो मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय झारखंड के गढ़वा से चुनावी हुंकार भर रहे हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी रैली में हेमंत सरकार पर लगातार हमला बोला और कहा कि विकास के कार्यों में रोड़े अटकाने का काम किया है जेएमएम ने। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल गति से विकास भी आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भाजपा की जो नीतियां और नेक है उसी का नतीजा है कि विकास के कार्यों में वृद्धि हुई है और ये गारंटी सिर्फ गारंटी नहीं, उसको धरातल पर भी लाकर भाजपा ने दिखाया है। वहीं इंडी गठबंधन ने के सभी ट्रैक यही दिखा रहे हैं कि सभी वायदे झूठे हुए हैं और अभी तक विकास के कार्य पूरे नहीं किए गए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है कि झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बने हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा से चुनावी शंखनाद कर रहे थे और इसके बाद प्रधानमंत्री झारखंड के चाईबासा भी जाएंगे और वहां पर भी चुनावी शंखनाद करेंगे। तो आपको बता रहे हैं हम झारखंड से पल पल की खबरें, जहां हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। जहां 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पर होना है, वहीं 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय जी तोड़ कोशिश में लगी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री गढ़वा के बाद चाईबासा में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बिरुवा पर अपना भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमोचू को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि झारखंड में इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड के सियासी रण में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कई चुनावी वायदे किए गए हैं। तो वहीं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बांग्लादेश के साथ सेटिंग करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने सवाल किया है कि किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण दी जा रही है। झारखंड के बरहेट से पार्टी प्रत्याशी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है तो वे ये भी बताएं कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा या नहीं। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी पहले बहरूपिया लोग हैं। हेमंत सोरेन की आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी रैलियां हैं। झारखंड के बाद अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में आज का दिन काफी अहम है। राज्य में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दल अपने अपने बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में पूर्व भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बोरीवली सीट से भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार संजय उपाध्याय के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। एनसीपी शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार रोहित पाटिल के कार्यकर्ता पर बड़ा आरोप लगा है। चुनावी प्रचार के दौरान कार्यकर्ता को पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले पर पूर्व सांसद संजय काका पाटिल ने कहा है कि युवा नेता रोहित पाटिल के कार्यकर्ताओं को सांगली जिले के तासगांव में चुनावी अभियान के दौरान पैसा बांटते हुए पाया गया, जिसमें उन्होंने 200 से अधिक लोगों की सूची और 3-3 हजार रुपए के पैकेट लोगों को बांटे। वहीं पैसे बांटने वाले कार्यकर्ता को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खबर अब श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर में कल बाजार में आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के बाद श्रीनगर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का पहला सत्र हो रहा है। आज ही स्पीकर का चुनाव भी है और फिर सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सत्र 5 दिन का है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होनी है। बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें आपको, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार जताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने श्रीनगर में आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को नहीं मारा जाना चाहिए। पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका मत अदा करें, गैर जिम्मेदाराना बयान मत दें, ऐसे बयान ना दें जो हमारी सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा दें। हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा मान है, सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास है। उनकी वीरता, उनकी शौर्यता, उनके साहस को प्रणाम है और निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा किसी देश की दया पर निर्भर नहीं करती। हमारी सुरक्षा हमारे वीर जवानों के सिर पर है और फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर संदेह करना दुर्भाग्यपूर्ण। और अब खबर वायनाड लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वह राहुल गांधी के साथ रैलियां और नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रियंका गांधी प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे। प्रियंका गांधी आज केनीचिरा, पुलपल्ली, मलानकोल्ली और विथिरी में नुक्कड़ सभाओं में भाग लेंगे। और अब खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मुद्दा गर्मा गया है। वक्फ भूमि विवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ यहां भाजपा का आंदोलन चलाएगी। वक्फ संपत्ति पर 1974 के गजट अधिसूचना को वापस लेने और सत्ता के दुरुपयोग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वे 1 सदी से अधिक समय से उस पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी दस्तावेज हैं। राज्य के कई जिलों में इस तरह के आरोप के बाद कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार अब बैक फुट पर आ गई है। हालांकि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के अधिकारी के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया है।
विवाद के बीच राज्य के वक्फ और आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा है कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास कभी 1.12 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 23,000 एकड़ जमीन है। और बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला हो गया है। जी हां, ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ये तबादला हुआ है। और आपको बता दें साथ ही साथ कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर ये एक्शन लिया। तो चुनाव आयोग द्वारा बड़ी घोषणा की गई है, जहां महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। और कई शिकायतें थी, जिसके बाद ये तबादला किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह तबादला हुआ है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव है, 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और ये चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, जिसकी मतगणना 23 नवंबर को होगी। और उससे पहले महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कई शिकायतों के बाद रश्मि शुक्ला का तबादला हुआ है। आपको बता दें इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर यह बड़ा एक्शन लिया है, जहां रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी, जहां इलेक्शन कमीशन की ओर से ये निर्देश जारी हुआ है। और इस समय राजनीतिक सरगर्मी महाराष्ट्र में तेज है। आज का दिन भी बेहद अहम है और उससे पहले महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। अनेक शिकायतें उनके खिलाफ थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा ये निर्णय लिया गया और फिर एक निर्देश जारी हुआ, जिसमें अब रश्मि शुक्ला का तबादला हो चुका है। तो ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। कांग्रेस और अन्य दलों ने शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया और चुनावों से ठीक पहले अब कुछ ही दिन बचे हैं, जहां महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। रश्मि शुक्ला के बारे में आपको तमाम जानकारियां हम आगे भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की खबर ये है कि रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए कि उनके खिलाफ कई शिकायतें आई हैं, जिसके बाद उनका तबादला जो है वो कर दिया गया है। और कांग्रेस और अन्य दलों ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायतें करी थी और इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया जाता है। महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला हटा दी गई हैं, तबादला हो चुका है उनका। महाराष्ट्र चुनाव से चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन लेते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने डीजीपी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी पद से ट्रांसफर कर दिया है। और अब अल्मोड़ा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां अल्मोड़ा के मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। मौके पर बचाव अभियान जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा रही है। जानकारी के मुताबिक बस पौड़ी गढ़वाल जिले के गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को रामनगर लेकर आ रही थी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली है और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ के साथ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। जनपद अल्मोड़ा के मारचूला में इस दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने की अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से कार्य कर रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस जो है वो खाई में गिर गई है। कई लोगों के मरने की खबर है, उसके अलावा कई लोगों के घायल होने की भी खबर है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। और अब खबर कनाडा
और भारत के संबंधों से जुड़ी आ रही है, जहां कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर और वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला किया है। ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस बीच टोरंटो के सांसद केविन वुआंग ने भी हमले की निंदा की है और कहा है कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बन गया है। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने भी मंदिर पर हमला की निंदा की है और कहा है कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेखा पार कर ली है, जो कि वृद्धि को उजागर करता है। तो कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है और कड़ी निंदा की जा रही है इस हमले की। कनाडा के कई सांसदों ने ही इस हमले की निंदा की है। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है और हिंदू मंदिर और श्रद्धालुओं पर हमला किया गया है। तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि पहले से ही भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं और उस बीच ब्रैम्पटन से खबर आना कि खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। वहीं कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने भी मंदिर पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की है। कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले पर भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर चिंता जाहिर की है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि इस तरह के शिविरों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडाई प्रशासन को सौंपी गई है। बढ़ते आगे, कनाडा में हुए हिंदुओं पर अटैक को लेकर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है। डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां की पुलिस के सामने ये हमला हुआ और वो चुप बैठी रही। वहां की सरकार भले ही हमले पर दुख व्यक्त कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे राजनीति है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज इस समय हमारे साथ हैं। सर, कनाडा में हिंदुओं पर जिस तरह से हमला हुआ है, कैसे देखते हैं आप? और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की पुलिस सपोर्ट कर रही है खालिस्तानियों को। अगर ये घटना वहाँ पर घटी है जिसका कि कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने निषेध किया है, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो सब हो सकता है। दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल विल, इट्स नॉट ए पुलिस विल, इट्स ए पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल होती है तो पुलिस विल भी पीछे पीछे चलती है। वहाँ पर जो अटैक हुआ, मैं पुनः कहना चाहूँगा, ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो बंद होने चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। यही एक रास्ता है साथ साथ चलने का, और समय आ गया है। नए नए नैरेटिव मत घड़िए, खुद को नेगेटिव मत बनाइए। आप देखें कि कनाडा में जो विकास हुआ, कनाडा में हमारे भारतीय समुदाय ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और आज जिस तरीके से अटैक हो रहा है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू मंदिरों में जाके खालिस्तानी अटैक कर रहे हैं और ख़ास तौर से भारतीय संस्कृति पर अटैक है। मैं कहना चाहूँगा, मैं 45 साल पहले कनाडा गया। मैंने भारतीयों को तब भी देखा और आज भी देख रहा हूँ। भारतीयों का जो योगदान कनाडा के लिए वो अद्भुत है। सिख समाज अद्भुत समाज है। सिख समाज हमारा सिरताज है, हमारे देश का मुकुट है। संख्या में भले ही कम है, लेकिन समर्पण उनका अद्भुत है। इसलिए कुछ लोग जिन सिर फिरे हैं, जिनके दिमाग फिरे हैं, उनको मैं चाहूँगा उन दिमागों को बदलें, नैरेटिव ना घड़ें, नेगेटिव ना बने, और जितनी दीवारें आपने खड़ी की हैं उनको तोड़ें, दरारों को भरें, दिलों को जोड़ें। यही भारतीय संस्कृति है और यही भारत आपसे मांग करता है। तो ये थे हमारे साथ चिदानंद स्वामी जी, जो बता रहे थे कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा जो भारतीय समुदाय है वो एक है। इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो खालिस्तानी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, खास तौर से कनाडा की तरफ से। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र का आयोजन हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने इस सत्र का उद्घाटन किया। इस सत्र में 120 से अधिक देशों और वैश्विक साझेदारों ने हिस्सा लिया। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा की असीम शक्ति का उपयोग करना है। आप देखिए इस खास रिपोर्ट को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
सोमवार को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें 120 से अधिक देश और वैश्विक साझेदार भारत मंडपम में एकत्र हुए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने इस सत्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि ISA अब वैश्विक सौर सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। As we gather here, our discussion will not only build on the remarkable progress made so far, but will also pave way new pathways to overcome the challenge and unlock the further potential for the solar energy deployment. Together, we are forging a future driven by clean, affordable, and accessible energy for all. 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक परिवर्तन में एक प्रमुख शक्ति बन गया है। इस उद्घाटन सत्र में दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि एक साझा दृष्टि के साथ एकत्रित हुए हैं। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा की असीम शक्ति का उपयोग करना है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में सौर ऊर्जा एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है और अब भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता के तहत ISA असेंबली सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाने के नए रास्तों पर विचार करेगी। आने वाले 3 दिनों में चर्चा का केंद्र उन रणनीतियों पर होगा जिससे सौर ऊर्जा को तेजी से विस्तार किया जा सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऊर्जा की पहुंच सीमित है। दुनिया भर के डेलीगेट्स मिलकर सभी के लिए एक स्वच्छ, उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक मार्ग तैयार करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वैश्विक सौर क्रांति के मार्ग को रोशन कर रहा है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।